हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, 18वीं लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, ये प्रश्न आता होगा कि आखिर सरकार कैसे बनती है, कैसे सरकारों का गठन होता है। हम आज की इस परिचर्चा में यही समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है चुनाव के बाद और आखिरकार सरकार का जो गठन होता है वो कैसे होता है। तो चलिए परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक व्यवस्था की जरूरत होती है और भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुरूप जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की है हमारे पूरे के पूरे राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार फाइनली बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी जनता मतदान करती है और सरकार को चुनने का मौका जनता के पास होता है। लोकसभा में जिस भी दल को बहुमत प्राप्त हो जाएगा वही पार्टी बेसिकली सरकार का गठन करती है। इसका प्रोसेस क्या होता है उसकी हम बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि हम सरकार की बात करें कि सरकार क्या होती है, तो सरकार निश्चित व्यक्तियों का एक समूह होती है दोस्तों, जो राष्ट्र और राज्य में तय समय सीमा के लिए यानी निश्चित समय सीमा के लिए निश्चित पद्धति से काम करती है। यानी निचले सदन लोकसभा में बहुमत के आधार पे सरकार बनाने का मौका मिलता है किसी भी पार्टी को। हमें पता है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है और हमारे देश की संसद दो सदनों यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। यहां पे हम निचले सदन यानी लोकसभा की बात कर रहे हैं। ये जनप्रतिनिधि सदन भी इसको बोलते हैं क्योंकि लोकसभा में जनता के द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं वही शामिल होते हैं। यानी इस लोकसभा में जिस भी पार्टी को बहुमत मिल जाएगा, बहुमत का मतलब क्या होता है 50% + 1, यानी जिस भी पार्टी को 50% + 1 सीट मिल जाएगी वही पार्टी सरकार बना लेगी। यदि हम सीटों की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं। तो यदि कोई पार्टी 272 सीटें प्लस सीटें जीत लेती है तो वो पार्टी सरकार बनाने का उस पार्टी को मौका मिल जाता है। तो अब हम फाइनली सरकार के गठन की प्रक्रिया की बात करेंगे और साथ ही हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि यदि किसी एक पार्टी को बहुमत ना मिला तो क्या होगा। तो ऐसे में खंडित जनादेश के मामले में किस तरीके से सरकार का गठन होता है, इन दोनों परिस्थितियों की चर्चा हम अपनी इस चर्चा में शामिल करेंगे। तो सबसे पहली व्यवस्था की बात हम करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि हम बात करें कि हमारी व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका विधान बनाने का काम करती है, कार्यपालिका विधानों को लागू करने का काम करती है और न्यायपालिका व्याख्या करने का काम करती है, दोषियों को सजा देने का काम करती है। ये पूरी की पूरी व्यवस्था है। तो ऐसे में जो कार्यपालिका है यही सरकार के रूप में काम करती है दोस्तों, और कार्यपालिका वो कड़ी है जिस पर देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। नीति निर्माण, नीतियों पर अमल की जिम्मेदारी कार्यपालिका पर ही होती है। हम यहां पे बात करेंगे हमारे देश में कार्यपालिका यानी सरकार का गठन कैसे होता है। तो यहां पे 2 मुद्दे होते हैं। यदि चुनाव के बाद लोकसभा में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल जाए, पूर्ण बहुमत मिल जाए, यानी 543 में से 272 प्लस सीटें यदि किसी एक भी दल को मिल जाएं तो वो उस दल को बहुमत मिल गया तो वो दल सबसे बड़ा दावेदार होगा सरकार बनाने का। यानी या तो किसी पार्टी को बहुमत अपने दम पे मिल जाए या चुनाव पूर्व गठबंधन। गठबंधन का मतलब क्या होता है कि कुछ पार्टियां मिलके गठबंधन बना ले चुनाव से पहले ही। ये 2 तरीके से बनता है, या तो चुनाव से पहले ही बना ले, जैसे इंडिया गठबंधन को हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, एनडीए को देख सकते हैं, या जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो चुनाव के बाद भी गठबंधन बनाया जा सकता है। तो यहां हम पहली परिस्थिति की बात करेंगे। मैंने आपको बताया कि यदि किसी एक पार्टी को अपने दम पे बहुमत मिल जाए या चुनाव पूर्व बने किसी गठबंधन को बहुमत मिल जाए तो ऐसे में राष्ट्रपति बहुमत
प्राप्त करने वाली पार्टी या बहुमत प्राप्त करने वाले चुनाव पूर्व गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। यानी संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए किसी विशेष प्रक्रिया का जिक्र नहीं है। होता क्या है इस बात को समझिए। मान लीजिए ए पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया, तो उसके जो विजयी प्रत्याशी हैं उनकी एक मीटिंग होगी और ये प्रत्याशी उस मीटिंग में अपने नेता को चुन लेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुमत पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। हमारे संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति करेंगे। यानी प्रधानमंत्री उसे ही राष्ट्रपति चुनेंगे जो बहुमत दल का नेता होता है। यानी इस मीटिंग में उस नेता का चयन कर लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और फिर ये जो नेता जो चुने जाते हैं बहुमत दल के द्वारा, ये राष्ट्रपति के पास जाते हैं और बताते हैं कि भाई मैं बहुमत पार्टी का नेता हूं। तो ऐसे में राष्ट्रपति उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करते हैं और साथ ही जो मिनिस्टर्स की लिस्ट भी मांगते हैं। और यदि ये सारा समयबद्ध तरीके से होता रहे तो फिर प्रधानमंत्री को और उनके मंत्रियों को राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं और सरकार का गठन हो जाता है। हो गया सरकार का गठन। यही प्रोसेस होता है यदि किसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिल जाए या चुनाव पूर्व गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल जाए, तो इसी प्रोसेस से सरकार गठित हो जाती है। और जिस दिन यह सरकार गठित हो जाती है उस दिन जो पुरानी सरकार थी वो अपना पद छोड़ देती है और नई सरकार पद ग्रहण कर लेती। ये है एक मुद्दा। लेकिन इसकी दूसरी परिस्थिति भी तो उत्पन्न हो सकती है। यदि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत ना मिले तो परिस्थिति क्या होगी। ध्यान रखिएगा, यहां पे हमारे संविधान ने राष्ट्रपति के विवेक पे काफी कुछ छोड़ा हुआ है। यहां राष्ट्रपति के विवेकाधिकार का मुद्दा भी आता है, लेकिन इसमें भी राष्ट्रपति कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी ऐसे मौकों पर सरकार के गठन में राष्ट्रपति की भूमिका निर्णायक होती है। खंडित जनादेश की स्थिति में क्या कंडीशंस होती हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यदि स्पष्ट जनादेश नहीं है तो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति के पास कुछ विकल्प होते हैं। पहला विकल्प होता है राष्ट्रपति के पास कि जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं है तो चुनाव पूर्व गठबंधन के नेता को वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। यदि चुनाव पूर्व गठबंधन के पास भी बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। ध्यान रखिएगा। और अगर सबसे बड़ा दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो चुनाव के बाद हुए गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति न्योता दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो तरीके के गठबंधनों की व्यवस्था होती है। एक तो चुनाव पूर्व बन जाते हैं, चुनाव के पश्चात भी अगर सरकारें या जो दल हैं वो गठबंधन बना के राष्ट्रपति को कहें, उनके नेता बेसिकली राष्ट्रपति को कहें कि हम बहुमत सिद्ध कर सकते हैं, तो तीसरा विकल्प राष्ट्रपति के पास होता है, चुनाव के बाद हुए गठबंधन को वो न्योता दें। और यदि इनमें से कोई भी स्थिति राष्ट्रपति के पास ना हो, कोई भी विकल्प ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए कह सकते हैं राष्ट्रपति। यानी कि ऐसे व्यक्ति को वो सरकार बनाने के लिए कह सकते हैं जो उनकी नजर में लोकसभा में बहुमत साबित करने लायक हो। ध्यान रखिएगा, यहां राष्ट्रपति को यह देखना पड़ता है कि उस व्यक्ति को पीएम बनने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, क्या उसके पास वो संख्या है जो वो सदन में अपना बहुमत सिद्ध कर पाए। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि संख्या है तो वो ऐसे व्यक्ति को भी न्योता दे सकते हैं। यहां पे हमें दो बातें ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों। प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, यानी लोकसभा के किसी सदस्य या राज्यसभा के किसी सदस्य को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, ऐसा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है जो ना तो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन केवल 6 महीने के लिए। यानी ये जो चौथा विकल्प है, इसमें राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं जो ना लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है। उसे 6 महीने के अंदर फिर इनमें से किसी भी सदन की सदस्यता अनिवार्य तौर पे लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से यदि कोई चुनाव बाद का गठबंधन
कोई ऐसा व्यक्ति बहुमत सिद्ध कर देता है तो सरकार बन जाती है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है सरकार बनाने का। सामान्यतः किसी एक पार्टी को बहुमत मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, अन्यथा गठबंधनों के माध्यम से सरकारें बनने का दौर जो है वो लंबे समय से भारत की राजनीति में हमें देखने को मिला है। यहां पे दो बातें और ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों। हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है। हमारे देश में जो राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र के कार्य अधिकारी होते हैं, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद में ही निहित होती हैं। ऐसे में यदि हम कार्यकारी शक्तियों की वास्तविकता की बात करें तो वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में निहित होती है और इस तरीके से सरकार बनती है। इस सरकार का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। यदि यह सरकार बेहतर तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती रहे और सामूहिक तौर पे उत्तरदायित्व की जो अपनी भूमिका है वो निभाती रहे तो पूरे 5 वर्ष तक ये सरकार कार्य करती रहेगी। लेकिन आर्टिकल 75(3) कहता है कि जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यानी यदि सरकार के इस कार्यकाल के बीच में सरकार के पास बहुमत नहीं रहता और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी सरकार को बीच में ही बर्खास्त करने का ही विकल्प होता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हमने पढ़ी। संसदीय शासन प्रणाली, सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा, प्रधानमंत्री के पद की नियुक्ति प्रक्रिया का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में मैंने मेन मुद्दा बताया कि जो विजयी पार्टी होगी वो अपना नेता चयन करेगी और विजयी पार्टी के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी परिचर्चा थी जिसमें हमें यह पता लगा कि सरकार बनने की प्रक्रिया क्या है और दोनों विकल्पों पे हमने विचार किया कि यदि किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया तो उसकी प्रक्रिया क्या है और यदि खंडित जनादेश आया उसे हम हंग पार्लियामेंट भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, त्रिशंकु संसद भी बोलते हैं जब किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति के पास क्या क्या विकल्प हैं इन पे भी हमने परिचर्चा की। आशा करती हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो हमारे P2I बैच प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू बैच से जुड़ सकते हैं। 18 किताबें फ्री में मिल रही हैं। स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LD Live का। LD Live कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 27,999 में मिल जाएगा। आज शाम से क्लास शुरू हो रही हैं, देर किस बात की, फटाफट जाइए LD Live कोड का प्रयोग कीजिए, एडमिशन ले लीजिए। इसके साथ ही यदि आप इतिहास और PSIR वैकल्पिक विषयों में से किसी भी विषय को पढ़ना चाहते हैं तो ये भी अवेलेबल है। मात्र 14,999 में LD Live कोड के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज ललिता दहिया अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये परिचर्चा आप लोगों को समझ में आई होगी। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।